Good morning everyone and welcome back here to my social study class 10th. Friends, myself Bhagwati from PS Academy Semra, and here we are reading the part 2 of this chapter. First, resource and development in geography. Friends, before this part we have studied about रिसोर्स के बारे में पढ़ा था हमने कि रिसोर्स जो हैं वो क्या होते हैं, और फिर उनके क्लासिफिकेशन, उनके वर्गीकरण के आधार पर आता, ऑर्गन के आधार पर रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और आपके डेवलपमेंट के आधार पर वो कितने टाइप्स की होते हैं, ऑनरशिप के आधार पर, ये सारा हमने पढ़ा था। और बच्चों जाना था कि कोई भी चीज़ जो कि आपकी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उनमें से कुछ रिसोर्स हैं और कुछ रिसोर्स नहीं हैं। तो जो रिसोर्स नहीं हैं उन्हें ह्यूमन स्किल के द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आपके जितने भी मिनरल्स हैं वो स्टार्टिंग में आपके रिसोर्स नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के द्वारा अपने ज्ञान को यूज़ करके और टेक्नोलॉजी के यूज़ करके उन्हें आपके रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हियर टाइप्स ऑफ रिसोर्स के प्रकार, संसाधन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, और उत्पत्ति के आधार पर बच्चों दो टाइप्स के आपके रिसोर्स होते हैं, बायोटिक रिसोर्स और एबॉयटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स बच्चों कौन से होते हैं? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिश आइस, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। बच्चों ये जो संसाधन हैं वो आपके जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जीवों से, और इनमें लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा और फौना। ये सारे बच्चों आपके मत्स्य जीवन और पशुपालन, ये सारे आपके जैव संसाधन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लाइफ है, इसलिए इनको जीवीय रिसोर्स कहा जाता है या बायोटिक रिसोर्स। एबॉयटिक रिसोर्स बच्चों ऑल दोज थिंग विच आर composed of non-living things are called abiotic resource, for example rocks and metals। बच्चों वो सारे संसाधन जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं, वो आपके अजैव या अबॉयटिक रिसोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। तो बच्चों ये आपके क्या हैं? ये आपके एबॉयटिक रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि रॉक्स और मेटल्स में लाइफ नहीं होती है, लेकिन वो हमारे यूज़ में आते हैं, इसलिए ये आपके एबॉयटिक रिसोर्स हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सोबिलिटी, समाप्ता के आधार पर बच्चों आपके दो तरह के हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रीन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। बच्चों रीन्यूएबल रिसोर्स मतलब नवीनीकरण, मतलब जो कि नए रूप में कन्वर्ट हो सकें, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बच्चों जिनको नए रूप में नहीं लाया जा सकता है। तो रीन्यूएबल रिसोर्स बच्चों दिस रिसोर्स विच कैन बी रीन्यूड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रीन्यूएबल और रिस्पेंसिबल रिसोर्स। बच्चों वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न मतलब किए जा सकें, पुनः उनको मतलब प्रोड्यूस किया जा सके, वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। बच्चों ये सभी आपके मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स के उदाहरण हैं। क्या? जैसे कि आपकी सोलर और विंड एनर्जी जो है, और वन्य जीव। क्यों? क्योंकि बच्चों इनकी दोबारा से उत्पत्ति की जा सकती है। दी रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस एंड फ्लो। इनको भी बच्चों आपके सतत और प्रवाह दो मतलब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बच्चों अनवीनीकरण मतलब संसाधन। दिस अगर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। बच्चों ये जो संसाधन हैं इनका विकास काफ़ी लंबे समय में होता है, जल्दी से मतलब ये प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। जैसे
जो आपके रिन्यूएबल हैं उनको जल्दी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो नहीं किए जा सकते हैं ये वाले। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्स। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो मिनरल्स और जीवाश्म ईंधन है बच्चों, जैसे कोयला, पेट्रोल, जो वो फॉसिल फ्यूल में आता है, उनको तुरंत ही हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनरल्स भी आपके काफ़ी हज़ारों वर्ष लेते हैं बनने में, तो ये भी आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे आते हैं। दीज रिसोर्स टेक बिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। वही अभी बताया कि बनने में काफ़ी मतलब लंबा समय लेते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। सम ऑफ रिसोर्स लाइक मेटल आर रिसाइकेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइक्ल्ड एंड गेट एग्जॉटेड विद देयर यूज़। और अगर बात करें तो बच्चों इनमें कुछ संसाधन मतलब जो कि धातुएं होती हैं वो रिसाइकल्ड होते हैं, उनका मतलब फिर से यूज़ किया जा सकता है। और कुछ जो संसाधन जैसे कि आपके जीवाश्म जो होते हैं वो आपके नॉन रिसाइकल्ड होते हैं, मतलब उनका फिर से दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता है और एक बार यूज़ करने के साथ ही वो समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान का किसी रिसोर्स पर मतलब क्या कहते हैं स्वामित्व हो, उससे ही बिलोंग करें या सरकार का, तो वो देखते हैं बच्चों। इंडिविजुअल रिसोर्स, व्यक्तिगत संसाधन, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। बच्चों इन संसाधनों पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व वाले होते हैं, जैसे किसी एक के हैं तो उसी के ही हैं, उससे ही बिलोंग करेंगे। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। बच्चों बहुत सारे फार्मर जिनकी खुद की ज़मीन होती है, लेकिन वो ज़मीन उन्हें सरकार द्वारा मिली होती है और इसके बदले में वो सरकार को रेवेन्यू टैक्स पे करते हैं। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। बच्चों गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज़। जो शहर के लोग होते हैं बच्चों उनके पास अपने खुद के भूखंड होते हैं, घर होते हैं और अपनी खुद की जायदाद होती है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल एक्सेट्रा आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। और बच्चों जो आपके कुछ बाग और जो आपके यानी कि जो घास के मैदान होते हैं वो, और तालाब वगैरह, वाटर का पानी जो कि वेल में होता है, कुएं का पानी, और ये जो हैं आपके कुछ मतलब निजी स्वामित्व वाले संसाधनों के उदाहरण हैं जिन पर किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। देयर आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल दी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। बच्चों कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स मतलब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जिन पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का राइट्स नहीं होता है, समूह का, एक पूरी कम्युनिटी का, एक पूरे समूह का या कई सारे लोगों का इन पर अधिकार होता है। दीज आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल दी मेंबर्स ऑफ दी कम्युनिटी। और यस मतलब एक कम्युनिटी के सभी लोगों के पास होते हैं या सभी लोगों का इन पर अधिकार होता है। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो आपके जो घास के मैदान होते हैं, जो आपका शमशान होता है, और जो आपके गांव में कुछ तालाब वगैरह होते हैं, तो बच्चों उन पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उस पर उन चीज़ों पर सामुदायिक अधिकार होता है। इन चीज़ों को सभी लोग आपस में मिलकर एक जगह के यूज़ करते हैं। पब्लिक पार्क्स
पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड इन अर्बन एरिया आर de facto accessible to all the people they are living। और बच्चों अगर हम शहरों की बात करें, नगरों की, तो आपके सार्वजनिक जो पार्क होते हैं और पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, वहाँ रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उस पर अपना कब्जा समझता है, तो ऐसा नहीं है। तो एक कम्युनिटी जो है वो उन पर अपना दावा कर सकती है। नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन, टेक्निकली ऑल दी रिसोर्स बिलोंग टू नेशन। तकनीकी तौर पर बच्चों देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन आपके नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। दी कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। और बच्चों देश को ये लीगल पावर है, कानूनी अधिकार है कि वो पब्लिक यूज़ के लिए किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अपने काम में ले सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्ट ऑन फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल। और बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ जो आपके रोड्स हैं, कैनल्स, नहरें हैं, रेलवे हैं, वो ऐसी जगह पर बनाई जाती हैं, ऐसे खेतों में बनाई जाती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि है ना, जो सरकार है, गवर्नमेंट ने वो पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी इंडिविजुअल से वो जगह लेकर वहाँ पर इन चीज़ों को बनाया है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय दी गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। और बच्चों आपका शहरी विकास प्राधिकरण है, उसको सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया है कि वो कहीं पर जो कि मतलब भूमि जिसकी सरकार को ज़रूरत है वो उसको उनसे ले सकता है। कौन ले सकता है बच्चों? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑल दी मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्स देयर इन बिलोंग टू दी नेशन। और बच्चों अगर हम बात करें तो सारे मिनरल्स, चाहे आपके वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, लैंड, जो कि आपकी एक राजनीतिक सीमा के अंदर आते हैं और वो आपके महासागरीय क्षेत्र मतलब आपका तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका जो एरिया होता है, और अगर वैसे बात करें तो 90.2 किलोमीटर तक का एरिया जो कि आपके समुद्र तट से आगे तक का फैला हुआ होता है, वो आपका टेरिटोरियल वाटर रिसोर्स के अंतर्गत आता है। यानी कि 12 समुद्री मील तक बच्चों जो एरिया आपके किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंतर्गत आता है और उसमें जो रिसोर्स पाए जाते हैं उन पर उस कंट्री का ही अधिकार होता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक, ध्यान रखना, समुद्र तट से लेकर आपका जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया है और उसमें जो रिसोर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के कंट्रोल में आएंगे और रिसोर्स भी उसी के अंतर्गत आते हैं। जो उस 12 नॉटिकल एरिया में जो रिसोर्स पाए जाएंगे वो भी उसी देश का ही अधिकार होगा जो कि उसके अंतर्गत आते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स। बच्चों कुछ आपकी इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं जो कि आपके संसाधनों को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। दी ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrent of international institution। और बच्चों समुद्र तट रेखा से, किसी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से और खुले जो आपके महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। 200 समुद्री मील से आगे का जो एरिया होता है और वहाँ जो संसाधन होते हैं वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का अधिकार नहीं होता है और वो ही आपके इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं।
और बच्चों नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट दी कंकरेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर आपके रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स बच्चों संभावी संसाधन, मतलब जिनकी संभावना हो। रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन, बच्चों वो रिसोर्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन बच्चों उनको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। अगर बच्चों बात करें हम, तो एग्जाम्पल के तौर पर भारत के वेस्टर्न घाट वाला जो हिस्सा है, विशेष तौर पर राजस्थान और गुजरात, वहाँ पर बच्चों आपके विंड और सोलर जो एनर्जी है उसके विकास के मतलब काफ़ी संभावना है। और लेकिन बच्चों इनका विकास ना होने की वजह से सही ढंग से इनका विकास नहीं हुआ है, और इसीलिए अभी इनको यूज़ नहीं किया गया है। तो बच्चों वो चीज़ ध्यान रखना आपको कि वो संसाधन जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं और जिनका अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, जैसे और गुजरात में आपकी सोलर एनर्जी है, वो पोटेंशियल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं, और इनको ही आपका पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। डेवलप्ड रिसोर्स यानी कि विकसित संसाधन, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, बच्चों वह संसाधन जिनका अब मतलब सर्वे किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है, और उनके जो उपयोग की गुणवत्ता और जो मात्रा है वो निर्धारित की जा चुकी है कि वो कितनी मात्रा में वहाँ अवेलेबल है और किस क्वालिटी के हैं, ये डिसाइड कर लिया गया है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी और एंड लेवल ऑफ देयर फीसिबिलिटी, और बच्चों इन रिसोर्स का जो विकास है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी होगी तभी वो निकाले जा सकते हैं और उनका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों स्टॉक मतलब भंडार, मटेरियल्स इन दी एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these। अगर बात करें बच्चों तो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले वह सब पदार्थ जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करें, परंतु उपयुक्त यानी कि पर्याप्त टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो ही आपके भंडार कहलाते हैं। आर इंक्लूड अमंग स्टॉक, वो ही आपके भंडार कहलाते हैं। मतलब आपके एनवायरनमेंट में उपलब्ध हैं वो मतलब मटेरियल्स और जो कि इंसान की ज़रूरत को पूरा करें, परंतु टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो आपके स्टॉक कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, जो वाटर है बच्चों वो आपका दो ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है वाटर, विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसे बच्चों हम यानी कि एनर्जी के रिच सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू
use them for this purpose, hence it can be considered as stock। और बच्चों, यह ऊर्जा का मुख्य सूत्र बन सकता है जो आपका पानी है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है। मतलब वो टेक्निक नहीं है, वो लोग नहीं हैं जो कि उन तक पहुंचने का ज्ञान जो है वो प्रोवाइड कराएं, और वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इसलिए बच्चों ये स्टॉक रिसोर्स में आते हैं। रिसोर्स आर मतलब उनका यूज़ ही नहीं किया गया है। रिसोर्स आर दी सबसेट ऑफ द स्टॉक। बच्चों जो रिजर्व आर दी सबसेट ऑफ द स्टॉक। जो संचित कोष होते हैं यह आपके भंडार का ही एक हिस्सा है। संचित कोष रिजर्व विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बी स्टार्टेड। बच्चों स्टॉक में हमने क्या देखा था कि वो एनवायरनमेंट में तो उपलब्ध हैं, परंतु हमारे पास वो टेक्निक नहीं है जिससे हम उन तक पहुंच सकें, तो वो आपके स्टॉक कहे जाते हैं। लेकिन वो क्या यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिजर्व रिसोर्स आपके वो होते हैं बच्चों जिनका उपयोग टेक्निकल उपलब्ध टेक्निक ज्ञान की सहायता से उनको प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब उनका कहने का ये है कि हमारे पास जो एट प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसका यूज़ करके हम इन संसाधनों को अपने काम में ले सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका यूज़ जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया है। टेक्निक तो है और हम उनको यूज़ में भी ला सकते हैं, लेकिन अभी हमने उनका यूज़ करना शुरू नहीं किया है। वो ही आपके रिजर्व रिसोर्स कहलाते हैं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। इनको बच्चों एकदम संचित करके रखा गया है आगे आने वाली फ्यूचर्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जो आगे जनरेशन आएगी उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली अ लिमिट एक्सटेंट। बच्चों जो नदी का पानी है उसका यूज़ विद्युत मतलब बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट में हम जो उसका यूज़ करते हैं वो काफ़ी सीमित तौर पर या कम तौर पर कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर के लिए इसको आगे के लिए रखा जा सके। दस दी वाटर इन दी डैम फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन दी फ्यूचर। ऐसे ही आपके जो डैम्स में जो आपका वाटर होता है, पानी होता है, फॉरेस्ट जो होते हैं वो भी आपके रिजर्व रिसोर्स के मतलब एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि इनका यूज़ हम फ्यूचर में ही कर सकते हैं ढंग से फ्यूचर की ज़रूरत के लिए। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।